हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार तिवारी, इंग्लिश टीचर, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर, जिला सतना, मध्य प्रदेश। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th इंग्लिश लेसन 10th द ट्रिब्यूट सेकंड को लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए इस लेसन को मैं समझाऊंगा। आप यदि ध्यान से वीडियो को मेरा देखेंगे तो आपसे इस लेसन का भाव, इस लेसन में दिया क्या है ये आप समझ पाएंगे और इसमें दिए गए क्वेश्चन आंसर को भी आप आसानी से कर पाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन आंसर और इस लेसन में दी गई एक्सरसाइज को भी अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाऊंगा। आप जल्दी से मेरे वीडियो को पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको मेरे अन्य वीडियो भी आसानी से उपलब्ध हो सके। मैं इसके बाद आप लोगों को एप्लीकेशन, ऐसे नोट मेकिंग और अन्य परीक्षा उपयोगी चीज़ें मैटर भी आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा। यदि आपने क्लास 10th का लेसन 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के लिंक में नीचे आप क्लिक करेंगे तो पूरे उनके लिंक मिल जाएगी, या आप YouTube में विनोद तिवारी, YouTube में आप लिखेंगे विनोद कुमार तिवारी एक्सीलेंस स्कूल मैहर। फिर से सुन लीजिए, YouTube में जा कर के विनोद कुमार तिवारी एक्सीलेंस स्कूल मैहर लिख करके सर्च कर देंगे तो मेरे पूरे वीडियो आपको एक साथ एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाएंगे, मिल जाएंगे, जिससे आप मेरे द्वारा बनाए गए कक्षा वाइज वीडियो को देख सुन सकते हैं। नाउ let's start the lesson 10 the tribute second. Are you ready, students? Listen very carefully. आप यदि इसके पहले वाला 9th लेसन 9 का वीडियो नहीं देखे तो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ट्रिब्यूट फर्स्ट, ट्रिब्यूट सेकंड दोनों रिलेटेड है, तभी आपको स्टोरी इसकी अच्छे ढंग से समझ में आ पाएगी। चलिए शुरू करते हैं। द बस स्टॉप वॉज सम डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज। आई हैड फॉलन बिहाइंड हिम। ही stopped and asked the same old question he used to ask. I just could not speak. बस स्टैंड में पहुंच गया क्योंकि भाई ने चिट्ठी दिया था कि घर आ जाओ, इसीलिए मैं घर आया और बस पकड़ करके मैं अपने गांव के बस स्टैंड में उतरा। वहाँ मेरे भाई मेरा इंतज़ार कर रहे थे। बस स्टैंड से कुछ ही दूर पे मेरा गांव था। मैं अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल रहा था। वो मुझसे वही पुराना प्रश्न पूछते थे कि थक तो नहीं गए हो, लेकिन मैं उनसे कुछ नहीं बोला। नाउ सीधा another sentence. The past sporting up in me, the childhood days and the days now. Time has coagulated for me. I have changed, but my elder brother, time could not bring upon him any change. As in those days, he was still walking in front of me, carrying my bag. I felt so small. यहाँ जो डिफ़िकल्ट वर्ड दिया गया है उसको मैं आपको बताता हूँ। स्प्राउटिंग एक शब्द दिया है, स्प्राउटिंग।
SPROUTING। स्प्राउटिंग मीन्स होता है तेजी से विकसित होना या फैलना। दूसरा शब्द है कागुलेट। कागुलेट मीन्स होता है खून का गाढ़ा होना। ठीक। पिछली जो मेरी यादें थी, गांव की गलियों में चलते चलते मेरी पिछली यादें ताज़ी हो गई। मुझे मेरा बचपन याद आने लगा। जो समय है वो मुझे पूरी तरह से याद दिला रहा था। मुझ में बहुत सारे परिवर्तन हो गए थे लेकिन मेरे बड़े भाई में कोई परिवर्तन नहीं आया था। अभी वही उसी तरह से जैसे मैं जब बचपन में पढ़ा करता था तो मेरे आगे आगे वो चला करते थे, ठीक आज भी वो मेरे आगे आगे मेरा बैग लिए हुए चले जा रहे थे और मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। Now see the another sentence. Hesitating, I said, brother, give me that briefcase, let me carry it for a while. मैं अपने बड़े भाई से कहा, हिचकते हुए मैंने कहा कि मुझे ब्रीफकेस दे दीजिए, मैं इसको कुछ दूर लिए चलता हूँ। तो मेरे बड़े भाई क्या कहते हैं, डोंट यू वरी, ही सेड, इट इज़ हैवी एंड यू आर टायर्ड, लेट अस क्विकन आवर स्टेप्स, you must be feeling hungry, it is time for the evening meal. I followed him in the silence. तो मेरे बड़े भाई कहते हैं चिंता मत करो, यह बजनी है, तुम थक गए हो, हम जल्दी जल्दी कदम जरूर बढ़ाओ क्योंकि तुम्हें भूख लगाई होगी, यह खाना खाने का समय हो गया है। मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चलता रह गया। Now see the नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन। वी रीच्ड होम, हम घर पहुंच गए। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, द टाइम फॉर द लाइटिंग ऑफ विक्स बिफोर द सेक्रेड तुलसी प्लांट। अनलाइक दोज डेज, नन ऑफ माई नेफ्यूज रस्ट टूवर्ड्स मी हाउलिंग, हियर इज अंकल। हम घर पहुंच गए, अंधेला हो चुका था और तुलसी के पेड़ के नीचे दिया रखने का समय हो गया था। मेरे जो भतीजे थे, पहले जब मैं आता था तो दौड़ दौड़ के मेरे पास आ जाया करते थे और चाचा 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 कह के मुझसे लिपट जाते थे, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बंटवारा होने वाला था इनके घरों में। चिट्ठी में सब लिख दिया था, बड़े भाई ने पिछले लेसन में दिया हुआ है ये सब। माई सिस्टर इन लॉ एंड डिड नॉट रन फ्रॉम द किचन to receive me. It was all quiet and calm. Only my mother came and stood near me. The second brother and his wife were nowhere to be seen in the entire house. There was an air of unusualness, rather the stillness of the graveyard, as if the house was preparing for its ultimate collapse. मेरी जो भाभी थी, सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी, मेरी भाभी जो थी वो जब मैं पहले आया करता था तो किचन से निकल करके मेरा स्वागत किया करते थे, लेकिन आज वो भी मुझे मिलने के लिए नहीं आई। घर में एक अजीब सी शांति थी। केवल मेरी माँ आई और मेरे बगल में खड़ी हो गई। मेरा जो सेकंड भाई था और उसकी जो पत्नी थी वो घर में कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। पूरे घर में एक अजीब सी शांति नज़र आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे घर नहीं है, शमशान घाट हो। ग्रेवयार्ड मीन्स होता है शमशान, शमशान घाट हो। ऐसा लग रहा था कि हमारा पूरा घर अब बर्बाद होने वाला है क्योंकि भाई भाई के बीच में बंटवारा होने वाला था। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन। I tired to be normal with everyone, but there was not abominable lull all around. My second brother and his wife, in spite of their presence at home, showed no emotion. They were all set for the partition and they cared for nothing else. I could not sleep that night and the following morning passed quietly, uneventfully. मैं सबसे उसी तरह मिलने का प्रयास कर रहा था
समान ढंग से जैसे पहले मिलता था, लेकिन वैसा पहले जैसे कुछ नहीं नज़र आ रहा था। एक अजीब तरह की बेचैनी थी। मेरा जो सेकंड भाई था, दूसरा भाई था, उसकी पत्नी जो थी घर में होने के बावजूद भी मेरे सामने नहीं आए और ना ही कोई उन्होंने मेरे प्रति भावना प्रकट की। उनका तो केवल और केवल मन घर के विभाजन में था कि किसी तरह से बंटवारा हो जाए, और इसके अलावा वो किसी चीज़ की फिक्र नहीं कर रहे थे। मैं उस रात नहीं सो पाया और सुबह हो गई। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस लेसन। इट वाज मिड डे, दोपहर का समय था। 7 or 8 people had gathered in our courtyard to supervise the division. We 3 brothers were present. Mother was not to be seen anywhere in the vicinity. 7 से 8 लोग हमारे आंगन में आ गए और जो बंटवारा होने वाला था उस बंटवारे को देखने के लिए, बंटवारा करने के लिए आए, और हम तीनों भाई वहाँ उपस्थित थे। हमारी माँ कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। एक शब्द आया है वेसिनिटी। वेसिनिटी मतलब आसपास। आसपास कहीं हमारी माँ नज़र नहीं आ रही थी। फिर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। We were waiting for the final separation as if ready to silence out the flesh of the domestic body which our parents had nourished since the day of their marriage, and then we found run away in 3 different directions, clutching a piece of each. अब अंतिम बंटवारे का अंतिम रूप दिया जा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे शरीर से ही मांस नोचे जा रहा हो। ये बंटवारा जो हो रहा है, हमारे माता पिता अपने शादी के बाद से ही घर को बनाने में पूरा समय लगा दिए और घर को इस तरह से उन्होंने सजाया। आज हम तीनों भाई उन्हीं की संपत्तियों पर एक एक हिस्सा तीनों भाई को मिल जाएगा और हम लोग अपने अपने तरीके से जीने लगेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑल द हाउस होल्ड आर्टिकल्स वर हीव्ड इन द फैमिली कोर्टयार्ड। हाउस होल्ड मतलब घरेलू, आर्टिकल मतलब सामान, हीव्ड मतलब इकट्ठा करना, ढेर लगा देना। आंगन में घर का पूरा सामान इकट्ठा कर दिया गया था। These were to be divided into 3 parts. All the small things of the house, almost everything movable, starting from the ladles made of coconut shell and bamboo to the little box where father used to keep his beetles. छोटा सामान बंटवारे के लिए था। चमड़े से बना हुआ बेल्ट था। पिताजी जो बांस का जो पानदान था, कभी पान उसमें रख करके खाया करते थे, वो भी बंटवारे में था। द एक्स एंड द ओल्ड रेडियो सेट टू हैड बीन प्रोड्यूस्ड। अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम वाज मेड। नथिंग वाज स्पेयर्ड, नाइदर द दिखनी वुडन राइस क्रशर nor the little figures of the family idols. लोहे की कुल्हाड़ी, रेडियो, सब कुछ था वहाँ। पूरी लिस्ट बनाई गई उसकी और कुछ भी घर में नहीं छूटा था, चाहे लकड़ी का बना हो, किसी का भी हो, सब कुछ वहाँ मौजूद था। Now listen the next paragraph of the lesson. I had often heard him say that father had bought him that wristwatch when he was in his 11th class.
But I also remember well in my MA final years he had mortgaged that was to send me money to go to Delhi for an interview. मैंने अक्सर ये सुना था कि पिताजी जब मेरे बड़े भाई कक्षा 11 में थे तब एक घड़ी खरीद करके उनको दिए थे। वो घड़ी भी आज बंटवारे के लिए रखी हुई है, लेकिन मुझे याद है कि जब मैं एमए फाइनल ईयर में था और मुझे दिल्ली इंटरव्यू के लिए जाना था तो मेरे बड़े भाई ने वही घड़ी गिरवी रख करके मुझे पैसा दिया था। मॉर्टगेज मतलब होता है गिरवी रखना। फिर देखिए, he had sent me an amount of 150 rupees. I remembered clearly. No one knows whether the wristwatch would come back to him or not. His action seemed symbolic of his snapping all his attachment with the past. गिरवी रख करके मुझे पूरी तरह से याद है स्पष्ट रूप से कि 150 रुपये मुझे दिए थे वो। कब उन्होंने उस घड़ी को फिर मुक्ताया, कब गिरवी रखी हुई थी तो वापस लिया, ये मैं नहीं जानता। उन्होंने अपने हाथों से वो घड़ी भी निकाल करके वहाँ रख दिया, जिनसे उनकी पुरानी यादें जुड़ी हुई थी। ये उनके प्यार सिंबॉलिक था, प्रतीकात्मक था प्यार का, अटैचमेंट का। फिर देखिए, I was silent. My elder sister-in-law was in the backyard. My second brother was often whispering things into his wife's ear and was there taking his place with us. मैं बिल्कुल शांत था। मेरी जो भाभी थी वो पीछे आंगन में खड़ी हुई थी। मेरा जो दूसरा भाई था वो हमारे बीच से उठ कर के अपने पत्नी की कानों में कुछ बोलता था, फिर आकर के हमारे बीच में बैठ जाया करता है। विस्परिंग मतलब धीरे से कान में कुछ बताना, कहना। इट वॉज लाइक द बूचर्स नाइफ गोइंग टू शार्पन इटसेल्फ। ऐसा लगता था जैसे कसाई काटने के लिए धार तेज करती हो, उसकी बातों से ऐसा एहसास होता था। बूचर मतलब कसाई, नाइफ मतलब चाकू, शार्पन मतलब तेज करना। द एल्डर ब्रदर वॉज काम एंड कंपोज्ड। हमारे बड़े भाई बिल्कुल शांत और धैर्य संयम पूर्वक संयम थे। काम मतलब शांत, कंपोज्ड मतलब संयमित। लाइक अ परफेक्ट जेंटलमैन ही वॉज लुकिंग एट द प्रोसीडिंग dispassionately exactly as he had done on the day of the sacred thread ceremony of his son and on the day of my marriage. It was the same preoccupied and grave manner, attending sincerely to his duty while discussing anything with my second brother. He had that same calm and composed voice, not a sign of disgust and regret. मेरे बड़े भाई बिल्कुल धैर्यतापूर्वक और शांत खड़े हुए थे। जैसे एक सभ्य पुरुष दिखता है वैसे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक जैसे उन्होंने अपने लड़के का जब व्रतबंध किए थे तो शांत गंभीर रूप से काम करते रह गए, या मेरी जब शादी किए थे उस समय वो पूरे धैर्यता के साथ रहे आए। ठीक आज भी उसी तरह वो अपना व्यवहार कर रहे हैं। उन्हें कोई भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी उन्हें दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है। नाउ सी द नेक्स्ट लाइन। आई रिमेंबर द ईयर फादर डाइड we had to live under a great financial strain. It was winter, the chill was at its height. We had a limited number of blankets. The cold was so biting, particularly at midnight, that one blanket was not enough for one. हमें अच्छी तरह से याद है कि ठंड में हमारे पिताजी गुजर गए थे और तब हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ठंडी का दिन था और ठंड अपने पूरे स्वभाव में थी। हमारे घर में थोड़े ही कंबल थे, लिमिटेड थे, मतलब
और ठंड इतनी ज़्यादा थी, ख़ास तौर पे जब आधी रात होती थी, कि एक कंबल से ठंड नहीं जाया करती थी, एक कंबल पर्याप्त नहीं था। अब ये वाला जो पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, ये बेहद इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि, और इसके क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाते हैं, पाठ का नाम भी पूछा जाता है, किसने लिखा ये भी पूछा जाता है। तो इस पैराग्राफ को आप ध्यान से सुनिएगा, ये पैराग्राफ बेहद महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। दैट नाइट आई वॉज स्लीपिंग इन द पैसेज रूम, व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग आई फाउंड माई elder brother's blanket on me, added to mine. Early at dawn he had left for the fields without a blanket on his shoulders. If he had been asked why, he would have surely said in his usual manner that he did not feel the cold. Now I have a comfortable income, yet it had never occurred to me to think of buying any warm clothes for my elder brother. He is still satisfied and happy with that old tattered cloth for my elder brother. He is still satisfied and happy with that old tattered blanket that he had covered me with once. The same blanket was there before me. उस रात मैं गलियारे में सो रहा था। जब मैं सुबह जगा तो मैंने ये देखा कि मेरे बड़े भाई का भी कंबल, बड़े भाई ने मुझे अपना कंबल भी उड़ा दिया था। ये पुरानी बातें हैं, याद कर रहा, उड़ा दिया था। और सुबह जल्दी उठ करके वो खेत में चले गए, अपना कंबल भी अपने साथ नहीं ले गए थे। वो कोई अगर पूछता कि क्यों कंबल कहाँ है तुम्हारा, तो वो ऐसे ही कहा करते थे, मुझे ठंड नहीं लगती। लेकिन पहले ऐसा था, लेकिन अब मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बड़े भाई के लिए कोई गर्म कपड़े नहीं खरीदा मैंने। फिर भी मेरे बड़े भाई बिल्कुल संतुष्ट हैं, खुश हैं, और उसी फटे पुराने कंबल में वो संतुष्ट हैं जो मुझे कभी उन्होंने उड़ाया था। वही कंबल आज भी है उनके पास। नाउ सी द विथ ऑल द अदर थिंग्स आई सेवर्ड विद द कोल्ड एंड माई ओन इनग्रेटिट्यूड। मैं अपनी इस कृतज्ञता से कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया, बड़े भाई को मैं कपड़े खरीद सकता था, नहीं खरीदा, इससे पूरा अंदर से मैं कांप गया। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन वाज फाइनली ओवर। अब बंटवारे की प्रक्रिया पूरी हो गई। व्हाट एवर द सेकंड ब्रदर डिमांडेड माई एल्डर ब्रदर एग्रीड टू इट विथ अ स्माइल। जो कुछ भी मेरा भाई सेकंड ब्रदर, दूसरा भाई मांगता, मेरे बड़े भाई पूरे हंसी खुशी उसको वो सामान दे देते। माई सेकंड ब्रदर प्रपोज टू बाय द शेयर ऑफ लैंड दैट वाज गिवन टू मी एंड ऑफर्ड 18,000 रुपीज़ एज द प्राइस। मेरा जो दूसरा भाई था मुझे मेरी ज़मीन का 18,000 रुपये दे रहा था। वो उसने ये कहा कि आप अपनी ज़मीन मुझे दे दीजिए, 18,000 रुपये वो मुझे दे रहा था। नाउ सी द अनदर पैराग्राफ। इन द इवनिंग माई एल्डर ब्रदर took me along with me to show me the paddy fields that were to be mine. I quietly followed him. We moved from boundary to boundary. Everywhere I could feel the imprints of his feet, his palm and his fingers on the bosom of the paddy fields sprinkled the pulse of my elder brother's sweat. He was showing me the fields as a father would introduce a stranger to
फैमिली मेम्बर्स। स्वीट एक शब्द आया है SWEAT, स्वीट मीन्स होता है पसीना, पैडी मतलब धान। शाम को मेरे बड़े भाई मुझे खेत दिखाने ले गए जो मुझे मेरे हिस्से में मिला था, धान के खेत दिखाने ले गए। मैं उनके पीछे पीछे चलता रहा, इस मेड़ से उस मेड़ देखता रहा और उनके पैरों के निशान, उनकी पैरों की उंगलियां उस खेत में मुझे नज़र आ रहे थे, क्योंकि पूरे मन से पूरे दिल से उन्होंने खेत में मेहनत किया है और उन्हीं के खून पसीने के कारण आज खेत लहरा रहे हैं। वो मुझे खेत ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कोई पिता अपरिचित को अपने खेत दिखाता हो और कहता हो कि ये हमारा है। In the morning I was to leave for Bhubaneswar. I had no courage to meet my elder brother before leaving for the bus stop. I had handed over the slip of paper to my elder sister-in-law, which had the details about my share. Writing on the blank side of that slip, I had asked her to deliver it to my elder brother and stealthily slipped out of our house. I had written. सुबह मुझे अपने काम पे भुवनेश्वर में जहाँ मैं रहता था वहाँ जाना था। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बड़े भाई का सामना कर सकूं। बस स्टॉप में जाने से पहले मैंने अपनी भाभी को एक कागज़ का टुकड़ा दिया जिसमें मेरे शेर के बारे में लिखा हुआ था और उनसे कहा कि ये मेरे बड़े भाई को दे दीजिएगा आप। और मैं चुपके से घर से बाहर निकल आया। मैंने उसमें चिट्ठी दिया था, उसमें लिखा था, क्या लिखा था? ब्रदर, भाई, व्हाट शैल आई डू विद द लैंड? यू आर माई लैंड, फ्रॉम वेयर आई कुड हार्वेस्ट एवरीथिंग इन लाइफ। I need nothing save you except this. Please, if you deny, I shall never show my face to you again. चिट्ठी में लिखा था उसने, बाबली नाम था जिसने लिखा था, उसका छोटा भाई था। उसने लिखा था कि भाई, मैं इस खेत का क्या करूँगा? आप ही तो मेरे खेत हो और जो कुछ मुझे बोना होगा, पाना होगा, आपसे मैंने पाया है और आपसे मैं पाता भी रहूँगा। आपके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये खेत आप ले लो, मेरे पर कृपा करो, आप ले लो। यदि आप इनकार करोगे लेने से तो मैं कभी आपको अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगा। आपका छोटा भाई बाबली। इस लेसन को लिखे हैं दास बेनहर ने। इस तरह से यह लेसन यहीं पे समाप्त होता है और अब हम इस लेसन की एक्सरसाइज देखेंगे कि क्या है एक्सरसाइज में। सर्च द टेस्ट फॉर द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। इन वाक्यांश का फ्रेज जो ये फ्रेज है उनका टेस्ट में दिया हुआ है वो शब्द, उसको ढूंढना है। द एरिया इमीडिएटली अराउंड अ प्लेस, उसे कहते हैं वेसिनिटी। दूसरा वेसिनिटी, VICINITY, टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग सडनली बिकॉज यू आर अफ्रेड, तो क्लच, CLUTH, क्लच लिख देंगे यहाँ। तीसरा टू पुट थिंग्स इन एन अनटिडी पाइल, तो उसे कहेंगे हीप, HEAP, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई योर इमोशन, डिस्पैशनेटली। पाँचवा क्वाइटली और सीक्रेटली, तो कहेंगे स्टिल्थली, चोरी से, चुपके से।
दूसरा बी सेक्शन देखिएगा, एड एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू मेक एंटोनिम। प्रीफिक्स लगाना है, आगे लग जाते हैं शब्द के, जिससे शब्द का एंटोनिम बन जाता है, अपोजिट बन जाता है। जैसे नोन, अन लगा दीजिए यूएन तो हो जाएगा अननोन। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का हो जाएगा अन लगा दीजिए इसमें भी अनग्रेटफुल। पॉसिबल, पॉसिबल का इम्पॉसिबल आईएम लगा दीजिए। कनेक्ट, कनेक्ट का हो जाएगा डिसकनेक्ट, डीआईएस, डीआईएस लगा दीजिए। लाइक का डिसलाइक हो जाएगा, डिस लगा दीजिए। रेगुलर का इर्रेगुलर, आईआर लगा दीजिए। काइंड का अनकाइंड। रिस्पॉन्सिबिलिटी का इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। ठीक, ये पार्टिसिपल हैं, 3 पार्टिसिपल होते हैं यहाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। तो एकाध शब्द इनमें से एक परीक्षा में जरूर आया करता है, इसको आप देखिएगा। आई सा अ वीपिंग गर्ल ऑन द रोड, मैंने रोती हुई लड़की रोड में देखा। वीपिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अ बर्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, यहाँ बर्ड, बर्ड पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ही फेल्ट ऑफ अ ब्रोकन चेयर, ये भी ब्रोकन पार्टिसिपल है। कैसी? ही फेल ऑफ ब्रोकन चेयर, कैसी कुर्सी? टूटी हुई कुर्सी। फिर देखिए वीपिंग किसको, किसकी विशेषता बताता है, क्वालिफाई करता है गर्ल की। बर्ड क्वालिफाई करता है चाइल्ड को। जैसे अब यहाँ देखिएगा, अ रोलिंग स्टोन, रोलिंग यहाँ पार्टिसिपल है, किसको क्वालिफाई करता है? स्टोन को। फॉलिंग लीव्स आर द साइन ऑफ द ऑटम्स अराइवल, गिरती हुई पत्तियाँ पतझड़ के आने का साइन देती हैं। फॉलिंग लीव्स को क्वालिफाई करता है। फिर देखिए, हिज टैटर्ड कोट वाज मेंडेड, टैटर्ड मतलब फटा हुआ, कोट को क्वालिफाई कर रहा है ये टैटर्ड, फटे हुए कोट को सुधारा गया। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार ही काटते हैं या नहीं काटते। बार्किंग डॉग्स, ये बार्किंग डॉग को क्वालिफाई करता। आ लास्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स, अगर समय चला गया तो वापस नहीं आता, ये कहा गया है इसमें। लास्ट क्वालिफाई करता है अपॉर्चुनिटी को। आई हर्ड द ब्रेकिंग न्यूज यस्टरडे, मैंने कल ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी थी, यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ को क्वालिफाई करता है। यहाँ लेसन के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करके आप इनको लिख लें और अपना वर्ड पावर बढ़ाएं, वोकैबुलरी बढ़ाएं, जिससे आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। यहाँ और है, वीडियो को पॉज कर लेंगे आप और पॉज करके कॉपी में इसको लिख लीजिए, जिससे आपकी वोकैबुलरी अच्छे से तैयार हो जाए। इसके क्वेश्चन आंसर हैं, हालांकि एक आध ही क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट है इस लेसन में। जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बता ही देता हूँ इसमें। आप यदि चाहें तो आप क्वेश्चन आंसर को लिख करके, आपके पास समय हो तो इनको भी याद कर लें जो हैं। Who proposed to buy the share of the land given to बाबली? चौथा नंबर का क्वेश्चन,
तो बावलीज सेकंड ब्रदर प्रपोज टू बाय द शेयर ऑफ द लैंड गिवन टू हिम। बावली का दूसरे भाई ने उसके हिस्से की भूमि को खरीदना चाहा था, खरीदने का प्रस्ताव रखा था। छठवां नंबर देखिए, व्हाई डिड बावली गिव द पेपर स्लिप टू हिज एल्डर सिस्टर इन लॉ। बावली ने कागज की पर्ची अपनी बड़ी भाभी को क्यों दी? He gave the paper slip to his elder sister-in-law because he had no courage to encounter his elder brother। उसने कागज की पर्ची अपनी भाभी को इसलिए दी कि उसमें अपने बड़े भाई से मिलने का साहस नहीं था। बी सेक्शन वाले ये वाला दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। चलिए, इस तरह से यह लेसन यहीं पास समाप्त होता है। आप इसके जो क्वेश्चन आंसर इम्पॉर्टेंट हैं उनको आप तैयार कर लीजिए। अपना आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे आप मेरे अन्य वीडियो भी जो आपके लिए बेहद उपयोगी होंगे आसानी से मिल जाएंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद।